गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश की बहुचर्चित कहानी मलबे का मालिक का वाचन कर रहे हैं। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाज़ारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भट्टी थी जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक ललाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नज़र आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्ला, कटरा जमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, चलो ये मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज़्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाहलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर से आए उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजाड़ सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहां ज़्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ही ले लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया। वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे
और कुछ फासले पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, बेटे आ, तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होठ बिसुरकर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाह में पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर खसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर वहाँ थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़े कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहाँ पहले ऊंचे ऊंचे शहती रखे रहते थे, वहाँ अब एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जरों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहाँ खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे, तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तो इतना सा था, कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिरागदीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। बुड्ढे ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे ना? मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटा, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला निकलकर चला गया। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए उसे महसूस हो आया कि ये बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया, पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदानी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था, या रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर
उनमें हल्की चहमे गोइयाँ शुरू हो गईं। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चे की मौत को वह काफ़ी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी ज़बान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज़्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाहों को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थीं, जिनकी कालिख पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है, यह है। और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट में जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, ओए चिराग दीना।